मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं अखंड भारत के बारे में। तो आज हम संडे वार्ता 2.0 की बात करने वाले हैं, क्योंकि एक संडे वार्ता हमारी पहले भी हो चुकी है। तो कल जब हम संडे वार्ता कर रहे थे आप लोगों से, तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि बारिश यहाँ पे हो रही है लगातार, जिसकी वजह से नेटवर्क का इशू हो रहा है। तो हमने उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया है। अब उसी जो कड़ी थी अखंड भारत था, उसको आज हम ऑडियो फॉर्म में बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप बाद में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लाइव आप कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अखंड भारत की जो टॉपिक थी उसको क्लियर कर लेंगे, क्योंकि छोड़ देंगे तो फिर छूट जाएगा। जो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको अखंड भारत के बारे में बताऊंगा, ये विभिन्न इतिहासकारों के मत है। तो इससे आप सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। इसमें मेरा अपना कुछ भी योगदान नहीं है। मैंने विभिन्न किताबों से, विभिन्न आर्टिकल से जो भी मिला है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो अगर हम बात करें कि अखंड भारत क्या है, अखंड भारत में कितने देश शामिल है, इसका पुराना नाम क्या है, तो सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन जो आपके मन में चलते होंगे कि अखंड भारत में कुल कितने देश शामिल होंगे। तो इसमें अगर हम बात करें तो आज के समय में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि आते हैं। लेकिन इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा भी भारत का जो साम्राज्य था, आज के मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, दक्षिण वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया आदि में सम्मिलित है। क्योंकि कंबोडिया हुआ में अंकोर वाट का मंदिर, फिर इंडोनेशिया में, मतलब इन देशों में बहुत बड़े बड़े आपको हिंदू सनातन परंपरा के मंदिर दिखाई दे सकते हैं। फिर अगर हम बात करें कि भारत का पुराना नाम क्या था, तो हम लोग अक्सर जानते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। लेकिन उसके अलावा भी इसके बहुत सारे नाम हैं। भारत भूमि जो हमारी है, इसके विभिन्न नामों से इसे विभिन्न कालखंडों में जाना गया। ज़्यादातर लोग आर्यों को विदेशी मानते थे, लेकिन अगर हम प्राचीन इतिहासों को पढ़ें, धर्म ग्रंथों को पढ़ें, तो उसमें इतिहासकारों में बहुत मतभेद मिलता है। कि कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि आर्य जो थे वो भारत के ही निवासी थे, क्योंकि भारत का भूभाग जो था बहुत बड़ा था। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि आर्य विदेशी थे। तो उस पर हम ना जाते हुए आइए नामों की चर्चा करते हैं। तो हमारे भारत देश को प्राचीन काल में जम्बू द्वीप, भारत खंड, हिमवर्ष, अजनाभ वर्ष, भारतवर्ष, आर्यावर्त और हिंदुस्तान और इंडिया के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ सोने की चिड़िया भी हम इसे कहते हैं। अगर हम बात करें दुनिया का सबसे पहला देश कौन सा था, तो दोस्तों जो हमारा पड़ोसी देश चीन है, चीन को दुनिया का सबसे पुराना देश या दुनिया का सबसे पहला देश माना जाता है। इसका एक वंश था जिसे जिया राजवंश के नाम से जाना जाता था, और इसके बारे में कहा जाता है कि 2070 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व तक ये चला था। खैर, ये इंटरनेट के हिसाब से था, लेकिन हम हिंदू वैदिक परंपराओं से जाने तो सबसे प्राचीन देश की बात करें तो भारत को ही मानते हैं। खैर, इतिहासकार हैं, जिस प्रकार से वो बताए हैं, तो इतिहास के स्रोत से ही हम आपको बता रहे हैं। अखंड भारत जो हमारा था, ये कैसे अलग हो गया, इस पे अगर हम एक नज़र डालें, ये अगर प्रश्न आपके अंदर बनता है, तो आपको पता है कि भारत में अलग अलग राज्य हुआ करते थे, छोटे बड़े राज्य हुआ करते थे। और ये राज्य के जो राजा थे, इनके आपसी संबंध बहुत अच्छे जब नहीं होते थे, तो कोई दूसरा देश आकर या दूसरे राज्य के बाहरी लोग आके इस पर धीरे धीरे कब्जा कर लेते थे। फूट डालो राज करने वाली नीति चल रही थी, जो बाद में अंग्रेजों ने अपनाया था। और वही नीति आज के नेताओं ने अपनाया है कि जाति के नाम पर फूट डालो, धर्म के नाम पे फूट डालो। इस प्रकार से आज भी यही सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, ठीक है। और लोग बट भी जा रहे हैं, और राजनीतिक दलों का फायदा हो जा रहा है। अखंड भारत के राज्य अलग अलग साम्राज्य बन गए थे, एक दूसरे से लड़ने लगे, और चोल और पंड्या के कब्जे में रहने वाला श्रीलंका 1310 ईस्वी से में अलग होकर ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ गया, यानी कि अंग्रेजों को कब्जे में आ गया था। 1947 की बात करें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब भारत से अलग हो गए, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले एक ही थे। लेकिन 1971 की जब लड़ाई हुई भारत और पाकिस्तान की, तो उसमें भारत ने बांग्लादेश को काट कर एक अलग देश बना दिया। आइए अब थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि जम्बू द्वीप खंड जो हमारा संकल्प है, ये क्या है। जम्बू द्वीप खंड को संस्कृत में क्या बोला जाता है, तो इसको संकल्प के समय
जो बोला जाता है ये क्या होता है, तो इसकी बात करेंगे। तो भारतवर्ष जम्बू द्वीप के अंतर्गत आता है। भारतीय संस्कृति विश्व की महानतम संस्कृति है। आज का भारतवर्ष, जो कभी आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था, दुनिया का प्राचीनतम राष्ट्र है। देखिए, जब हम इतिहासकारों और वैदिक धर्म ग्रंथों को भी देखते हैं तो ये लोग दुनिया का सबसे प्राचीनतम राष्ट्र इसे मानते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर आपको चाइना यानी कि चीन के बारे में भी आता है। इसी प्रकार से जब हम मिस्र वगैरह के बारे में पढ़ते हैं तो वो लोग खुद को अपने को पहला देश मानते हैं। यूरोप की बात करेंगे तो यूरोप, मतलब हर कोई अपने को पहला राष्ट्र बताने में आतुर रहता है। ठीक है, हर कोई अपने को श्रेष्ठ समझना चाहता है। जब दुनिया अज्ञानता के अंधकार में जा रही थी, तब ज्ञान का सूर्य भारतवर्ष से निकलकर समूची दुनिया पर ज्ञान वर्षा करता था। आपको पता होगा कि हमारे देश में अंग्रेज आए थे तो वो कहते थे कि भारत वालों को पढ़ना लिखना नहीं आता है, लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ इतने वेद पुराण लिखे गए हैं। जब दुनिया के किसी भी देश के पास कोई ज्ञान नहीं था तो हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो उसी की चर्चा इसमें की गई थी। तो 2500 सालों में विभिन्न संगठनों, आक्रांताओं और देशों ने भारतवर्ष को बार बार आक्रमण कर खंडित किया। 2500 सालों के ज्ञान इतिहास में 24 बार भारतवर्ष को खंडित करने का काम किया जा चुका है। यानी कि आर्यावर्त को 24 बार तोड़ने का काम किया गया था, जिसमें फ्रेंच, डच, कुषाण, शक, यमन, यूनानी, मुगल और अंग्रेजों के द्वारा भारतवर्ष पर अनेकों हमले किए गए। इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि इन्होंने अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, भूटान, मलेशिया जैसे देशों पर हमला किया, क्योंकि ये समस्त भूभाग आर्यावर्त के ही अंतर्गत आते हैं। ये बहुत ही पॉइंटेड बात है कि आप जब देखेंगे ना कि कोई विदेशी आक्रांता आता है तो भारत में ही हमला करता है। वो अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, भूटान, मलेशिया इन देशों पर हमला नहीं करता था, क्योंकि ये सारे जो भूभाग थे वो भारत के अंतर्गत आते थे, आर्यावर्त के अंतर्गत आते थे। तो जो भारत पे अपना प्रभुत्व जमा लेता था वो इन सारे देशों पर भी प्रभुत्व जमा लेता था। तो ये यहाँ से प्रमाणित हो जाता है। अफगानिस्तान को 1876 में, भूटान को 1906 में, श्रीलंका को 1935 में, पाकिस्तान को 1947 में भारतवर्ष से अलग करके स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी गई थी। यानी कि 1876 में अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था, भूटान 1906 तक भारत का हिस्सा था, 1935 तक श्रीलंका भारत का हिस्सा था, 1947 तक पाकिस्तान भारत का हिस्सा था और 1875 से पूर्व तक अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, तिब्बत ये सारे के सारे भारतवर्ष के अहम हिस्से थे। 1857 में अंग्रेजों को खिलाफ जब उठी क्रांति थी तो अंग्रेज घबरा गए थे और फूट डालो राज करो के सिद्धांत को अपनाते हुए सर्वप्रथम 1876 में अफगानिस्तान को भारत से अलग कर दिया और यह क्रम निरंतर 1947 तक जारी रहा। यानी कि उन्होंने भारत को टुकड़े टुकड़े में तोड़ दिया, जिससे भारत की ताकत को कमज़ोर कर दिया गया। अगर हम महाभारत और रामायण काल की बात करें तो मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया जैसे देश भी भारतवर्ष यानी कि आर्यावर्त के अटूट हिस्से थे। सिंगापुर का प्राचीन नाम सिंहपुर था। संस्कृत के इन श्लोकों में भारतीय भूभाग कहाँ से कहाँ तक फैला था इसके बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है। अखंड भारत हिमालय से हिंद महासागर तक तथा ईरान से इंडोनेशिया तक फैला था। 1857 में भारत का क्षेत्रफल 43 लाख वर्ग किलोमीटर था। कब? 1857 के समय भारत का क्षेत्रफल कितना था? 43 लाख वर्ग किलोमीटर था, जो वर्तमान में 33 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग हो चुका है। 1857 से 1947 तक भारत को अनेकों बार बाहरी शक्तियों द्वारा खंडित किया गया। अफगानिस्तान को 1876 में, नेपाल को 1904 में, भूटान को 1906 में, तिब्बत को 1907 में, श्रीलंका को 1935 में, म्यांमार को 1937 में और पाकिस्तान को 1947 में भारत से अलग कर दिया गया। अब हम सभी देशों को अलग अलग क्रम में देखें तो पता चलता है कि किस प्रकार से है। आपको सारी चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर करवा दूंगा कि किन देशों को कब कैसे अलग किया गया और वहाँ की क्या चीज़ें खास बात रही भारत के लिए। श्रीलंका की बात करेंगे तो 1935 में अंग्रेजों ने इसे भारत से अलग किया। श्रीलंका का पुराना नाम सिंघल द्वीप था। बाद में सिंघल द्वीप का नाम बदलकर सिलोन किया गया। सम्राट अशोक के शासनकाल में श्रीलंका का नाम ताम्रपर्णी के नाम से विख्यात था। सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका गए थे। श्रीलंका अखंड भारत का एक हिस्सा है। अफगानिस्तान का पुराना उपगण स्थान था और कांधार का पुराना नाम गांधार था। यानी कि जो अफगानिस्तान का पुराना
उपगण स्थान, देखिए अब हम श्रीलंका की बात कर लिए थे ना, अब अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अफगानिस्तान की जब हम बात करते हैं तो अफगानिस्तान का पुराना जो उपगढ़ स्थान था कंधार था, यानी कि एक तरह से राजधानी आप समझ सकते हैं, जिसका महाभारत में नाम गांधार था, और महाभारत में गांधारी का नाम आपने सुना होगा, तभी आगे मैं बता रहा हूँ। अफगानिस्तान जो था शैव मतावलंबियों का देश था, यानी कि भगवान शिव की पूजा यहाँ पे की जाती थी। महाभारत में वर्णित गांधार अफगानिस्तान में है, जहाँ से कौरवों की माता गांधारी और मामा शकुनी थे। शाहजहां के शासनकाल तक कंधार यानी गांधार का वर्णन मिलता है, यानी कि जब शाहजहां राजा था, मुगल सम्राट था भारत में, तब तक का वर्णन अफगानिस्तान का मिल जाता है, जो गांधार के नाम से। यह भारतवर्ष का एक ही भाग था। 1876 में रूस और ब्रिटेन के बीच गंडामक संधि हुई थी, और संधि के उपरांत अफगानिस्तान को अलग देश के रूप में स्वीकार किया गया था। म्यांमार की बात करेंगे तो म्यांमार का जो प्राचीन नाम था उसका नाम था ब्रह्मा देश, ठीक है, लेकिन म्यांमार को वर्मा के नाम से भी हम जानते हैं। 1937 में म्यांमार यानी वर्मा को अलग देश की मान्यता अंग्रेजों द्वारा दी गई, और प्राचीन काल में हिंदू राजा आड़ाव्रत का यहाँ पर शासन था। नेपाल की बात करेंगे, हमारा पड़ोसी देश, जिसे नेपाल प्राचीन काल में देवधर नाम से जाना जाता था। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, और माता सीता का जन्म जनकपुर में हुआ था, जो आज के नेपाल में ही स्थित है। अंग्रेजों द्वारा 1904 में नेपाल को एक अलग देश बनाया गया। नेपाल हिंदू राष्ट्र नेपाल कहलाता है, यानी कि नेपाल हिंदू राष्ट्र अपने आप को घोषित कर चुका है। कुछ सालों पहले तक नेपाल के राजा नेपाल नरेश कहलाते थे। नेपाल में 81% हिंदू और 9% बौद्ध हैं। सम्राट अशोक और समुद्रगुप्त के शासनकाल में नेपाल भारत का अभिन्न अंग था। 1951 में नेपाल के महाराजा त्रिभुवन सिंह ने तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से नेपाल को भारत में विलय की अपील की थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ऐसा प्रमाण भी कहीं कहीं पर दिखाई देता है, ठीक है। तो नेहरू ने काफ़ी नुकसान करवाया। अगर भूभाग की बात करें तो तिब्बत वाला क्षेत्र जो है चाइना को दे दिया था, आधा कश्मीर पाकिस्तान के पास चला गया इन्हीं की वजह से। फिर उसके बाद करें तो यहाँ से प्रमाण मिलता है कि नेपाल भी भारत के हाथ से नेहरू के ही वजह से गया था, ठीक है। खैर जो भी है, वर्तमान की स्थिति जो है उसी पर हम चर्चा करेंगे। थाईलैंड की बात करेंगे तो 1939 तक सियाम नाम से थाईलैंड को जाना जाता था। यहाँ के प्रमुख नगर अयोध्या, श्री विजय थे। सियाम में बौद्ध मंदिरों का निर्माण 3री शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। आज भी इस देश में बहुत सारे शिव मंदिर मिल जाएंगे। वर्तमान थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी सैकड़ों हिंदू मंदिर आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर बात करते हैं कंबोडिया देश की। कंबोडिया का संस्कृत नाम कंबोज से बना है, अखंड भारत का हिस्सा था। यहाँ पर प्रथम शताब्दी से ही शासन भारतीय मूल के कौंडिन्य राजवंश का था। यहाँ के लोग शिव, विष्णु, बुद्ध की पूजा करते थे। यहाँ भी राष्ट्रभाषा संस्कृत थी। आज भी कंबोडिया में भारतीय महीनों के अपभ्रंश नाम जैसे चैत, बैसाख, आषाढ़ आदि का प्रयोग किया जाता है। विश्व प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर भगवान विष्णु को जो समर्पित है, जिसको हिंदू राजा सूर्यदेव वर्मन में बनवाया था। मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत से संबंधित चित्र भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अंकोर वाट का प्राचीन नाम अगर हम बात करें तो यशोधरपुर के नाम से इसे जाना जाता था। तो अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर है? तो कंबोडिया में है, ठीक है। और ये क्या है, इसको बनवाने वाले कौन थे? तो सूर्यदेव वर्मन ने इसे बनवाया था, जो हिंदू शासक थे। वियतनाम की बात करेंगे तो वियतनाम का प्राचीन नाम चंपा देश है, और इसके प्रमुख नगर इंद्रपुर, अमरावती और विजय हुआ करते थे। यहाँ पर अनेकों शिव, लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती मंदिर आज भी आपको देखने को मिल जाएंगे वियतनाम में। यहाँ पर शिवलिंग का भी पूजन होता है। यहाँ के लोगों को चाम कहते थे, जो मूलतः शैव धर्म से रिलेटेड थे। अब हम बात कर लेते हैं मलेशिया की। मलेशिया का प्राचीन नाम मलय देश था, जो एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है पहाड़ों की भूमि। मलेशिया का वर्णन रामायण और रघुवंशम में भी था। मलय में शैव धर्म प्रचलन में था। देवी दुर्गा और भगवान गणेश की पूजा होती थी। यहाँ की मुख्य लिपि ब्राह्मी थी और संस्कृत भाषा मुख्य भाषा मानी जाती थी। इंडोनेशिया की बात करेंगे तो इंडोनेशिया का प्राचीन नाम दीपांतर भारत है। क्या नाम है? दीपांतर भारत है, जिसका वर्णन पुराणों में दिखाई पड़ता है। दीपांतर भारत का अर्थ होता है सागर पार का भारत।
यह हिंदू राजाओं का राज्य था। सबसे बड़ा शिव मंदिर जावा द्वीप में था। मंदिरों पर मुख्य रूप से भगवान राम और भगवान कृष्ण की नक्काशी होती थी। यहाँ से प्राप्त भुवन कोश सबसे पुराना ग्रंथ है, जिसमें संस्कृत के 525 श्लोक आपको वहाँ पे दिखाई देते हैं इंडोनेशिया में। तिब्बत की बात करेंगे तो तिब्बत का प्राचीन नाम त्रिविष्टम था, जिसको 1907 में चीनियों और अंग्रेजों के एक समझौते के बाद दो भागों में बांटकर एक भाग चीन को और दूसरा भाग लामा को दिया गया था। 1954 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू चीनी भाई भाई हेतु तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया। देख रहे हैं ना नेहरू जी का काम। भूटान की बात करेंगे तो भूटान को 1906 में अंग्रेजों ने भारत से अलग किया और अलग देश के रूप में मान्यता दी। भूटान संस्कृत शब्द से भू उत्थान से बना था, जिसका अर्थ है ऊंची भूमि। तो 1906 तक भूटान भी अपने भारत का ही हिस्सा था। तो भूटान का मतलब क्या होता है? भू उत्थान, यानी कि ऊंची भूमि। तो भूटान कहाँ है? एक ऊंची भूमि पर स्थित है। और पाकिस्तान के बारे में तो आप जानते ही हैं कि 1947 में अंग्रेजों ने भारत छोड़ने के पहले भारत का एक और बंटवारा पाकिस्तान के रूप में करके 14 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने भारत को विभाजित करते हुए पूर्वी पाकिस्तान एवं पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में बांट दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 से ही धर्म के आधार पर एक अलग देश की मांग कर रहे थे, जो बाद में पाकिस्तान बना। 1971 में भारत के ही सहयोग से पाकिस्तान फिर से बांटा गया और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के ही हिस्से थे। अलग अलग कालखंड में भारतवर्ष को विभिन्न देशों में बांट दिया गया। अब इन खंडों को एक एक करके पुनः भारत में मिलाकर ही अखंड भारत का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। फिर से इस लाइन को देखिएगा कि 1971 में भारत के ही सहयोग से पाकिस्तान फिर से बांटा गया और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के ही हिस्से हैं। अलग अलग कालखंड में भारतवर्ष को विभिन्न देशों में बांट दिया गया। अब इन खंडों को एक एक करके पुनः भारत में मिलाकर ही अखंड भारत का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। तो आपको पता है कि अखंड भारत का जो मानचित्र है, अशोक के काल का जो मानचित्र है, क्योंकि अखंड भारत की जो संकल्पना है वो आपको अशोक के शासनकाल के मानचित्र में मिल जाती है, क्योंकि उसी के बाद से भारत को खंडित करने का प्रोग्राम चालू हो गया था। तो इन देशों को भारत में जब मिलाया जाएगा तभी भारत अखंड भारत बनेगा। तो इन देशों को भारत में मिलाना असंभव जैसा है, लेकिन असंभव नहीं है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और बलूचिस्तान के लोग अपनी आज़ादी की मांग लंबे समय से करते आ रहे हैं। अखंड भारत के पुनर्निर्माण का श्री गणेश पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में मिलाकर करना चाहिए, ऐसी मान्यता यहाँ के विद्वानों की है। तो आप देखते ही हैं कि हम लोग भी जब भी किसी पाकिस्तान के न्यूज़ को एनालिसिस करते हैं तो वहाँ की जो जनता है ना, वो भारत में मिलना चाहती है, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान में संसाधन रह नहीं गए हैं और पाकिस्तान के ऊपर इतना कर्जा है चाइना का कि पाकिस्तान आने वाले समय में या तो चाइना का ही हो जाएगा या तो वहाँ के लोग भूखे मर जाएंगे। आज भी हालात वहाँ पे बहुत बुरे हैं। खैर, वो भारत से डायरेक्ट सामान नहीं ले रहा है, खाद्य वस्तुएं नहीं ले रही है, लेकिन खाद्य वस्तुएं जो उसके पास पहुंच रही हैं वो भी भारत से विदेशों में जाता है, यानी कि दुबई वगैरह जाता है, फिर वहां से दुबई के नाम पर पाकिस्तान में जाता है, यानी कि भारत का ही सामान उसे 2 से 3 गुने दाम पर प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार पाकिस्तान के लोगों की इच्छा है, ज़्यादातर जो मेजोरिटी है वो ये चाहती है कि भारत पाकिस्तान का हिस्सा, मतलब भारत जो है वो पाकिस्तान को अपने अंडर में ले ले। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि देखिए, जितने मुस्लिम जो है, मुस्लिमों के नाम पर यानी कि धर्म के नाम पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, उससे कहीं ज़्यादा मुस्लिम भारत में रहते हैं और उनसे ज़्यादा सुख सुविधाओं से लैस है और भारत में उन्हें समान अधिकार प्राप्त होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के लोगों को वहाँ पे जो इस्लामिक धर्म के हिसाब से चलता है, तो उसकी वजह से उन लोगों को काफ़ी मुसीबत झेलनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे जो इस्लाम धर्म के अनुसार जो सजा होती है या अन्य चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे कटुतापूर्ण उनके साथ व्यवहार किया जाता है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो। अगर अल्पसंख्यक की बात करें पाकिस्तान में, तो वहाँ तो अब ना के बराबर है। अल्पसंख्यक वहाँ पे हिंदू ही थे, सिख थे, तो ये अब धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पर है। खैर, धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ था तो उनका अपना एजेंडा है। जिस दिन भारत चाहेगा उस दिन पाकिस्तान को भारत में मिला लेगा। तो अखंड भारत की संकल्पना जो थी, क्या है अखंड भारत, उसके बारे में आज हमने आपको संडे वार्ता 2.0 में आपको बताया है। और अगले संडे वार्ता पर कुछ और चीज़ें लेके आऊँगा। तो लाइव सेशन था हमारा, कल रात्रि में हम लोग लाइव कर रहे थे रात 8 साढ़े 8 के बीच में, लेकिन नेटवर्क इशू होने के कारण, बारिश होने के कारण
हम पूरा लाइव आपको साथ नहीं कर सके, तो आज सुबह में हमने इसको सोमवार के दिन अपलोड कर दिया है वीडियो ऑडियो के माध्यम से। ठीक है, तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए एजुकेशन फॉर ऑल मोहन पाठक सर यूट्यूब चैनल पर आपको सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।